हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? जल्दी से बता दीजिए। सुबह के 11 बज चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं और सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। मेंसुरेशन हमारा चल रहा है और आज हम पार्ट 10 पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ जो हमारे बाकी क्वेश्चंस थे वो भी हम करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट फटाफट से शेयर कर सके फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि मैं आपके साथ जुड़कर एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर सकूं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं फटाफट से। चलिए, और अभी आईबी का पेपर हुआ है और जान करके काफी अच्छा लगेगा। जो भी बच्चे पेपर देकर आए होंगे या देकर पहुंचे होंगे, उनको पता लग गया होगा कि पेपर पूरा का पूरा अपनी क्लास से ही आया है। जी हाँ, आप जाकर देख सकते हैं। मतलब आप अगर उस पेपर को देंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 4 बजे। मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर आने वाला हूं, कंप्लीट ऑल शिफ्ट का एनालिसिस लेके आने वाला हूं मैं आपके लिए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और बढ़िया तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हम तो डेली करते हैं कैच द मैथ में सुबह 11 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के। मेरे साथ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं मेरे बैचेस में। मेरा बैच अनअकैडमी पर चल रहा है जिसमें ज्योमेट्री चल रही है और एक शानदार ज्योमेट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 6:30 बजे मेरा एडवांस मैथ का बैच स्टार्ट होने वाला है 23 से। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको ज्वाइन कर लेना। आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये ले लोगे तो ये नहीं मिलेगा और इन दोनों को ले लोगे तो कोई और सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, या फिर उस सब्जेक्ट का ले लोगे तो किसी और टीचर का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 200 से ज्यादा कोर्सेस मिलने वाले हैं अलग अलग फैकल्टीज के, वो भी इसी प्राइस में, इसी कॉस्ट में। ठीक है माय डियर। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, उसके बाद में आपको एसएससी एग्जाम्स पर जाना होगा, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना होगा, उसके बाद 12 और 24 महीने का बैच लेकर और हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगाना होगा। और जैसे ही आप लगाओगे आपको अप्लाई करते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। शानदार सेशन है और मजा आता है आपको पढ़ने में, तो डेफिनेटली आप उस कोर्स को ज्वाइन करें साहिल 10 कोड लगाकर। उस सेशन में, मतलब फाउंडेशन बैच में आप पढ़ोगे तो आपको मजा तब आएगा जब आप एक मतलब सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे कि यार मुझे तो लेना ही है। मतलब डेडिकेशन कहीं 1% भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब थक गए ना तो ये समझ लो कि नहीं कर पाओगे फिर, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ सर, रेलवे में एसएससी नहीं मिलेगा ना? नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं मिलने वाला, वो कॉम्बो अलग आता है। आपको एसएससी लोगे तो मेरा कोर्स आपको मिलने वाला है, उसके अलावा आपको सारी सब्जेक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कैच द मैथ भाई, इस सेशन ने अपने आप में एक परचम लहराया है और अभी भी लहरा रहा है। आईबी का जब पेपर आप देखोगे, अभी पेपर हुआ है आईबी का पहली शिफ्ट का, कोई बच्चे अगर देकर आए होंगे तो उनको पता लग गया होगा कि पेपर क्या आया, कैसा आया। एक को एक क्वेश्चन, मतलब कुछ भी अलग नहीं जा रहा है ना। आप जो पढ़ रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से है। ठीक है ना। और 8 बजे ये सेशन होता है, अनअकैडमी पर होता है। ये फ्री सेशन है आप लोगों के लिए। सभी स्टूडेंट इसको जरूर देखें, चाहे वो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साहिल 10 कोड लगाकर आपको ये सेशन लेना है। और मैं ये कहता हूं कि इससे बाहर ना तो कुछ जाएगा और ना जाएगा, ये ध्यान रखना। एसएससी एग्जाम में स्पेशल क्लास पर जाइए, मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए और मेरी प्रोफाइल में जाकर स्पेशल क्लास आपको देखनी है सी ऑल पर जाकर 8 PM वाली, कैच द मैथ। बस हो गया काम। इस सेशन को देखोगे तो एक अलग ही एनर्जी फील होगी आपको, क्योंकि पूरे दिन में आप जो काम नहीं कर सकते वो आप एक 1.25 घंटे के सेशन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो बस सबसे बड़ी बात, आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं इस वीकेंड पर, फ्राइडे और सैटरडे बहुत कुछ करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों को तैयार रहना होगा, पहले ही रिचार्ज डलवा लीजिएगा, क्योंकि ये सेशंस आपके लिए चेंजिंग होने वाले हैं, लाइफ चेंजिंग। क्योंकि मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि मैं आपको, जो भी ग्रुप डी के बच्चे हैं और जो एनटीपीसी में परेशान करने वाले प्रश्न आए थे, जो अगला फेज बाकी है उसके लिए भी काम आएगा, तो वह मैं आपको सभी स्टूडेंट के लिए करवाने वाला हूं। सभी स्टूडेंट इसको जरूर देखें। ये होने वाला है फ्राइडे को 4 बजे, दोपहर में 4 बजे फ्राइडे को होने वाला है। ठीक है सर। उसके बाद क्या प्लानिंग है सर आपकी? उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ, वो बहुत लंबे लंबे चले जाते हैं। कुछ लोग एक्स मान के करते हैं, कुछ लोग वाई मान के करते हैं। मैंने नया तरीका निकाला है, उसको एलिगेशन मेथड से फोड़ेंगे। उसको हम एलिगेशन मेथड से फोड़ेंगे तो क्या गजब की बात हो जाएगी। और ये मैथ नहीं जादू हो जाएगा, ये देख लेना। और ये होगा 5 बजे फ्राइडे को, शुक्रवार को शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। फिर शनिवार की सुबह 11 बजे क्या होने वाला है, वही जो मैं हमेशा से कराता आ रहा हूं कि तीनों शिफ्ट, तीनों फेज में जितने भी पेपर आए ना, ऑल शिफ्ट के टॉप क्वेश्चंस का निचोड़ लेकर आने वाला हूं। तो ये भी काफी अमेजिंग सेशन होगा। शनिवार सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा।
और ग्रुप डी वालों के लिए खास तोहफा है। ये तोहफा कब आने वाला है, अभी मैं 12:30 बजे एक इवेंट करूंगा 12:30 पर, तो काफी मजा आएगा आपको कि क्या तोहफा आपके लिए ला रहा हूं। चलिए, सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आप मुझे इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर दिया करें, जिससे कि मैं आपको सटीक से सटीक एनालिसिस करवा सकूं। स्टार्ट करते हैं चीजों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, फटाफट इनको निपटाते हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे। वीडियो को शेयर कर देना डियर स्टूडेंट्स, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच पाए। अब आईबी का एनालिसिस मैं शाम को 4 बजे करूंगा और सभी शिफ्ट का एक साथ। देखो सर, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होगा, आइए समझते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे भी, ये बात ध्यान रखना मेरी। एक एक चीज, एक एक बात बहुत जरूरी है। बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम साइड का स्क्वायर कह सकते हैं। वह किसका है, वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आप ये कह सकते हो पाई से पाई कट गया, यानी कि a बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4r। क्या बोला जा रहा है, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास से अनुपात क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर a/r बराबर 4/1 है। a/r बराबर 4/1 है, तो 1/2 कर दूं, क्यों, क्योंकि 2r डायमीटर हो जाएगा, तो यहां भी 1/2 कर दूं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 2:1। विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, जो कि आपने निकाल दिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खूबसूरत सा प्रश्न है, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। 15 सेकंड में करना है। पीवाईक्यू सारे खत्म हो गए मयूर, है ना, वो मैंने सारे चैप्टर के करा तो दिए, अब क्या बचा हुआ है उसमें, है ना। देखो, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर हैं। एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकाल देते हैं। तो सर 2 से आपने काट दिया ये, तो a/r बराबर कितना आ गया, π/2। ठीक है, तो यहां हम बोल रहे हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। a स्क्वायर तो आपने रख दिया, और पाई आर की वैल्यू क्या रख दी आपने, आर की वैल्यू रख दी 2a/पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो a स्क्वायर अपॉन पाई 4a² पाई स्क्वायर। पाई से आपने पाई काट दिया, a स्क्वायर से आपने a स्क्वायर काट दिया, तो π/4 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये पेपर में प्रश्न आते हैं, इन पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मतलब भर भर के। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताए। कैसे करोगे, आ जाओ। एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर आपका कितना दे रखा है, 35 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। देने दीजिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 50% अधिक एवं 10% कम है, वर्ग की भुजा से। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहले ही ध्यान रखना, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे होगा सर, मान लो मैंने साइड ऑफ स्क्वायर क्या कह दिया, मैंने कह दिया साइड ऑफ स्क्वायर 100a माना। सर 100 क्यों मान रहे हो भाई, आपको पता है ना, परसेंटेज वाला लफड़ा और कुछ नहीं, बस
तो साइड ऑफ स्क्वायर आपने 100a मान लिया, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की अगर लंबाई की मैं बात करता हूं तो वर्ग की भुजा से 50% ज्यादा यानी कि 150a, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? वर्ग की भुजा से वर्ग की साइड से साइड ऑफ स्क्वायर से 10% कम यानी कि 90a। कोई दिक्कत? आराम आराम से करो ना, क्या टेंशन है। अब जो बोला जा रहा है उस पर काम करते हैं। बोले क्या बोला जा रहा है? आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर 35 है। निकालते हैं अंतर। तो क्षेत्रफल के आयत और वर्ग के, ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं 15 नंबर 135, 13,500 ए स्क्वायर लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका जो कितना हो जाएगा 10,000 ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 35 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां हमने क्या बोला कि सर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, जब आप 13,500 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3500 ए स्क्वायर बराबर 35, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 1/100, ए बराबर कितना आ गया? 1/10। अभी समझना, क्योंकि हमने माना ही क्या है वही है। अब आपसे पूछा गया भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी कि 15 इंटू 1/10, 15 हो गया ये, क्योंकि 1/10 है, और ये कितना हो गया 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 135। भाई मजा आ गया क्या क्वेश्चन में, ये बता दो पहले। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा नहीं लगा बताओ। सर आईबी का देखो, मानसी पेपर देके आई है। सर आईबी का एग्जाम था, जो आपने बताया था वो ही आया 11 बजे वाली क्लास से। तो मैं तो इतने दिन से बता रहा था, मैंने जो आपको पढ़ाया है ना वह एक मैथ का पेनेशिया है, यानी कि रामबाण है। आप बस पढ़िए। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि कभी भी एजुकेशन को नाप नहीं सकते आप कि आपने कितना सीखा है, आप तो बस एग्जाम देकर आओ, और जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो ये जो मेहनत कहां रंग लाएगी वो आपको खुद को नहीं पता। मैंने एक कहावत सुनी है कि जब एक बच्चा तैयारी करता है ना, तो जब उसकी तैयारी पूर्ण हो जाती है, अब वो कभी भी हो, एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। एक तैयारी के बाद जब वो जितने भी एग्जाम देता है वो सारे एग्जाम निकालता है, कम से कम 5-6 कॉल लेटर होते हैं उसके घर पे। वो तैयारी आप कर रहे हो, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो, और वही आपको करना है। चलिएगा नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो अच्छा लगेगा, देखो आपको जब पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। चलिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा। बोला क्या जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए, अच्छा एक वृत्त बनाओ और उसकी परिधि को टच करते हुए एक स्क्वायर बना दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, गलत करेंगे तब आएगा। अभी टच भी नहीं हो पाया, देख लो, करते हैं वही टच, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। अब हुआ है, ठीक है। आओ, अब क्या बोला जा रहा है सर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब त्रिज्या है तो हम जानते हैं ना कि अगर इसका केंद्र ये है, तो अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो यहां पर आपका ये जो होगा व्यास होगा, जो कि एक वर्ग का विकर्ण है। सुनो, आपको आता है, आप कैसे डायरेक्टली सोचोगे वही बता रहा हूं कि 8 त्रिज्या है तो 16 आपका व्यास हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, आप जानते हो ना यार, जब डायगोनल दे रखा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। क्या बात है, तो दिमाग सही तरह से लगाएंगे ना तो आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी
और ज्यादा आपका आउटपुट निकल कर आएगा। नेक्स्ट करिए, आराम से करिए, तसल्ली रखिए बस। ये हम हैं और ये तुम्हारा क्वेश्चन है और यहां गणित की पारी चल रही है। चलिए कैसे करोगे, आ जाओ, समझा देता हूं, सिखा देता हूं। एक वर्ग की परिधि एक आयत की परिधि से दुगनी थी। एक वर्ग की परिधि एक आयत की परिधि से दुगनी थी और इस वर्ग की परिधि 72 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच का अंतर। क्या बात है भाई, वर्ग की परिधि क्या होती है, 4 इंटू भुजा बराबर 72 हो गया। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल कर आ गया, 18 आ गया। वर्ग की भुजा आ गई 18, आई गई वो। तो अब बोला क्या जा रहा है कि वर्ग की परिधि आयत की परिधि से दुगनी है, वर्ग की परिधि दुगनी है, यानी कि आयत की परिधि कितनी हो जाएगी, 36, क्योंकि वर्ग की परिधि दुगनी है ना आयत की परिधि से, तो आयत की परिधि 36 हो जाएगी, जो कि कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो लंबाई आपकी 12 दे रखी है, चौड़ाई आप निकाल सकते हो। तो चौड़ाई कितनी निकल कर आ गई, 6। अब क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर 12। नेक्स्ट करते चलो। अब ये क्वेश्चन था सर, कैसे होगा, देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है सर, ये 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, यानी कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर में से मुझे ये हिस्सा माइनस करना है, ये हिस्सा माइनस करना है और ये हिस्सा माइनस करना है, बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि 400। अब 400 में से अगर मैं इस हिस्से को माइनस कर दूं, इस पूरे में से मैं एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इन तीनों को अगर माइनस कर दूं तो आ जाएगा ये छायांकित भाग। हाँ, अब इनका एरिया कैसे निकालोगे, तो ये क्या बन रहा है, अगर मैं पहले हिस्से का क्षेत्रफल निकालता हूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका आधार 10 है और ऊंचाई 20 है। दूसरा हिस्सा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका आधार 10 है और ऊंचाई 20 है। तीसरा हिस्सा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका आधार 10 है और ऊंचाई 10 है। सॉल्व कर लो, और क्या है, 100, 100, 50। तो 250 अगर आप घटा देते हो 400 में से, तो 400 में से अगर आपके 250 चले गए, यानी कि इस हिस्से का जो बचा हुआ भाग है 150 आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 150। ठीक है ना, तो 150 आपका क्या होगा, एक सही आंसर होगा। मजा आ गया भाई, हाँ या ना में जवाब दे देना, क्योंकि देखो चीजें सीखने से तो आएंगी यार। ठीक है ना, बस। नेक्स्ट वन, चलिए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो समझो, पहले समझोगे ना इतना मजा आएगा। देख अब यार आप कितने दिन से पढ़ रहे होगे, लेकिन जो पढ़ाई पढ़ाते वक्त हो जाए ना, सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। हम अगर वो काम अगर कल पे टाल दें, अब होता है ना कि कई बच्चे सोचते हैं कि सर बाद में देख लूंगा मैं, तो नहीं होता यार, टाइम ही नहीं मिलेगा बाद में। क्यों, जब आदमी लाइव आने में कतराता है तो वह बाद में कैसे पढ़ लेगा, प्रॉब्लम होती है। जो लोग जिम्मेदार हैं, जैसे कि मैं परसों एटीएम गया था, तो एटीएम में मैं गया तो मास्क लगा रखा था हालांकि, तो
अब मैंने पैसे वैसे निकाले तो वो क्या कहते हैं, लाइट नहीं जल रही थी उसमें कार्ड वाली, तो मैंने पूछा गार्ड साहब से कि मैंने कहा सर ये लाइट नहीं जल रही है यहाँ पर, तो बोलते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। तो उसने मेरा पहचाना, बोले आप साहिल सर हो क्या? मैंने कहा हाँ भाई। बोले सर मैं आपकी क्लास देख रहा था, सर मैं यहीं आता हूँ क्योंकि यहाँ वाईफाई लगा हुआ है तो मैं देख लेता हूँ। तो पढ़ने वाले ऐसे भी पढ़ लेते हैं कई बार, तो कितनी अच्छी बात लगती है जब ऐसा कोई मिलता है और पढ़ता हुआ मिलता है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास सुविधाएं हैं घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये कितनी चीजें बढ़िया हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझने की कोशिश करिए, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले क्या बोला गया है कि एक वृत्ताकार पिज्जा है जिसका व्यास 14 इंच है। तो व्यास अगर 14 इंच है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 इंच हो जाएगी एक पिज्जा की त्रिज्या। उसमें से एक टुकड़ा इस प्रकार काटा जाता है कि वह एक वृत्तखंड बना देता है और उसका कोण 45 है। आप मुझे यह बताइए कि 360 का 45 डिग्री कितना हिस्सा होगा? सिंपल ये बता दो सर। 90 डिग्री होता है चौथा हिस्सा, तो 45 डिग्री होगा 8वां हिस्सा। हाँ बोलो यस। अब आपको रेडियस पता है तो एरिया कितना हो जाएगा? 154, उसका 8वां हिस्सा निकाल दो। बताओ, इतनी आसान गणित करने के बाद भी अगर आप ना करो तो गलत बात है। 8 से काटा मैंने, 8 एकम 8, 16 बार जाएगा नहीं, तो यहां कितना आया? 7 आया, 8 नाम 72, 19 पॉइंट कुछ अपना उत्तर आएगा। अब उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 19.25 इंच स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट वन। देखिए, अरे पढ़ो, करो और सीखो। नहीं आएगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अभी आप ये आपका मतलब लर्निंग है, ये बर्बाद नहीं कर रहा आपको, ये तो सिखा रहा है चीज। 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड के चारों शीर्षों पर 4 घोड़े इस प्रकार बंधे हुए हैं। अच्छा, एक वर्गाकार भूखंड है जिसके चारों शीर्षों पर 4 घोड़े बंधे हुए हैं, जिसकी भुजा कितनी है? 63 मीटर। घोड़े बांध दिया भाई हमने, एक घोड़ा यहां बांध दिया, एक घोड़ा यहां बांध दिया, एक घोड़ा यहां बांध दिया, एक घोड़ा यहां बांध दिया। वे ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि वह एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिस क्षेत्रफल को ना चर पाए वह कितना होगा? तो देखो कॉन्सेप्ट की बात है सर। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि वह ठीक ठीक एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते बेचारे। चलो ठीक है, नहीं पहुंच पाते तो नहीं पहुंच पाते। तो यहां सिंपल सी बात है सर, जो हमारे पास वृत्तखंड की जो भुजा त्रिज्या होगी, यानी कि वो ऐसा लिखा गया है कि 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड के चारों ओर शीर्ष पर घोड़े बंधे हुए हैं, इस प्रकार बांधे गए हैं कि वह ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल मिड में है। बोलो, यहां तक उसकी रस्सी है और यहां तक उसकी रस्सी है, यानी कि वो इसके एरिया में नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल माइनर सा गैप होगा। क्यों? मतलब ऐसे वो दांत दिखा के कुत्ता एक दूसरे को भौंकता है ना, उतना गैप होगा। बस समझ लो मेरी बात। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो, हाँ ठीक है, चलिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या इसी प्रकार इस वाले से, इसी प्रकार इस वाले से, मतलब बिल्कुल आपस में बस एक दूसरे के एरिया में नहीं खा सकते वो, इसका मतलब ये बोला गया है। और बिल्कुल मिड में है ना, माइनर सा गैप है। तो क्या बन रहा है सर? बोले यार ये इतना चढ़ पाएगा, क्यों? क्योंकि ये इतना घूम सकता है केवल, ये इतना चढ़ पाएगा, ये इतना चढ़ पाएगा और ये इतना चढ़ पाएगा। ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है आपको। तो ये क्या होता है? किसी को डायरेक्ट याद है? डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। बताओ, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 90 90 90 और 90। तो यहां हम कह सकते हैं सर, जिसकी त्रिज्या आपके सामने दे रखी है कितनी? 63/2।
तो उस त्रिज्या का एरिया कितना होगा, बस ऐसे ही मुझे बता दो आप। सर निकाल सकते हो क्या? आप में से कौन ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है जो जिसकी त्रिज्या 63/2 है? तो ऐसे कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 आपके व्रत बन रहे हैं, और चारों व्रत 90 90 90 90 360 बना रहे हैं, यानी एक पूरा सर्किल बनाएंगे। एक पूरा सर्किल का एरिया कितना होगा? सर जब त्रिज्या हमारी 7 होती है तो एरिया हमारा 154 होता है। जब त्रिज्या हमारी 63 हो जाएगी तो ये 9 गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सर अगर इसको बटे 2 कर दोगे तो इसको बटे 4 कर दोगे? यस। तो यही एरिया नहीं आ गया क्या? यस। ये क्या आ गया? 77 इंटू 81/2। क्या बात है, अरे यही एरिया आ चुका है इन सब का। आपको बता रहा है ये हिस्सा नहीं चढ़ सकते वो लोग, ठीक है। तो 63 का स्क्वायर कितना है? 63 का स्क्वायर माइनस 77 इंटू 81/2। अब मेरी बात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 63 का स्क्वायर कितना होता है? सर 63 का स्क्वायर होता है, नहीं आता ना? नहीं आता ना, तो 2 अंकों का स्क्वायर निकालना सिखाया था। 6 36 3 0 9, 36 0 9 और 6 तिया 18 दूनी 36 जोड़ दो, यानी कि 36 0 9 में 36 जोड़ दो, एक छोड़कर। आ गया ना? तो इतना आसान हो रहा है यार। नहीं आता मैं मानता हूं, मेरे को भी नहीं आएगा, मेरे को याद रटे हुए थोड़ी ना है, लेकिन इतना क्विकली निकालना सीख जाओ कि 2 सेकंड लगे बस। तो 3969 माइनस सॉल्व करने पर ये कितना निकल कर आएगा अपने पास, है ना? 3969 ये पूरा सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? 3118.5 कुछ आ रहा है ऐसे, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 850.5। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, गुणा करके बटे 2 करना है बस, ठीक है। चलिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल डेटा पे आ सकता है। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने ये इतना कठिन डेटा क्यों दिया है। ये होगा अगर आप पेपर देखोगे ना, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, फ्राइडे सैटरडे बहुत बड़े इवेंट होने वाले हैं, अवेलेबल रहिएगा सब लोग, नेट डलवा लीजिएगा पहले ही, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार फ्राइडे और सैटरडे बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत कुछ सिखाऊंगा और हर सेशन से आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ध्यान रखना। तो बस तैयार रहिए आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कौन आंसर देता है। चलिए मैं आपके आंसर का वेट करता हूं, मजे आएंगे, देखो पढ़ते जाओ बस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों का आंसर भी आ गया। और भाई लाइक का बटन में अगर जोर ना आ रहा हो तो वो कर देना, ठीक है। देखो, वर्गों के विकर्णों का योगफल दे रखा है 100, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्गों के विकर्णों का योगफल दे रखा है 100, तो ए भुजा वाले वर्ग का विकर्ण कितना होगा? a√2। सोचो ना एक बात को, ठीक है। अब दोनों जो वर्ग हैं उनके विकर्ण समान हैं, क्या बात है, यानी कि वर्ग के विकर्णों का योगफल दे रखा है 100, यानी कि दो आपके वर्ग हैं, एक वर्ग का विकर्ण a√2 है तो दूसरे का भी a√2 होगा, और उनका योगफल दे रखा है 100, तो 2√2 a बराबर 100। यहां से भुजा निकाल लोगे तो एरिया निकल जाएगा। तो भुजा कितनी निकल कर आ रही है? 50/√2, और इसको हम क्या कहते हैं? 25√2। तो ये आपकी निकल कर आ गई भुजा। तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर? 25√2 का स्क्वायर, 625 इंटू 2, 1250। तो 1250 आपका सही उत्तर होगा, होने वाला है और होता रहेगा। अगला प्रश्न ये रहा, करो 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 भैया, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, 10 सेकंड में करना है, 10 सेकंड ओनली।
देखते हैं भाई कैसे होगा। एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 20 मीटर से 28 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी? क्या बात है, बता सकते हो आप? ये अब लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। मैंने उसकी रस्सी की जो लंबाई है वो 20 से अब 28 कर दी, तो अब गाय कितने बड़े क्षेत्र में चढ़ सकेगी? अरे यार, आर बराबर कितना हो गया? 28 हो गया, तो एरिया कितना होता है? 24 64। चार्ट द्वारा। अगला प्रश्न करिए। देखिए देखिए दोस्तों, एक व्रत का व्यास बता दीजिएगा सर, जिसका क्षेत्रफल तीनों व्रतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है तो 256, 169 और 16, तो 9 और 6 15 और 6 21, 7 और 6 13 और 1 14, 441। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई तो कट ही गया ना वैसे भी, छोड़ो, क्योंकि पाई से सारे पाई कटेंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 441, आर बराबर हो गया 21। आर बराबर 21 हो गया, तो आपसे पूछा गया व्यास पूछा गया है, तो 42 आंसर होगा। तो 20 मत 1 मत दे के आ जाना, क्योंकि ये गलती कर सकता है, मैं ही कर सकता हूं ये गलती, आप तो क्या करोगे? मतलब हो सकती है, ये ह्यूमन नेचर है कि भाई हम 21 निकालते हैं और त्रिज्या तो पहले ही आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले व्यास आ जाए। तो कॉन्सेप्ट यही होता है, व्यास ज्ञात करना है तो व्यास निकाल कर आओ। ये मामूली लग रहा होगा मिस्टेक, अरे सर ऐसा कौन करके आता होगा, लेकिन मैं ही कई बार करके आ चुका हूं, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। कई बार वहां कंफ्यूज हो सकते हो कि आपसे पूछा जाता है अर्धव्यास, मतलब ये देखते ही ऐसा लगता है अच्छा अर्धव्यास यानी कि व्यास निकालना है, तो है तो रेडियस ही। तो बात वही है, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का फर्क पड़ता है और कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न ये है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। बोले कैसे निकालूंगा सर? ऐसा निकालोगे भाई कि दी गई आकृति आपको दे रखी है, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मैं कहता हूं कि छायांकित भाग क्या होगा? इस सेमी सर्किल के क्षेत्रफल में से जिसका त्रिज्या 28 है, जब त्रिज्या अगर 28 है तो सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा? 24 64 का आधा, 24 64 का आधा 12 32। तो 12 32 में से क्या करना है? माइनस करना है। क्या? ये ऊंचाई कितनी है? 28। तो यह ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2, आधार 56 है और ऊंचाई 28 है। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। तो इसमें से 784 माइनस कर दो सर, तो बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 12 में से 4 गए तो 8 वाला आंसर है, केवल एक ही ऑप्शन है, बी है। आ गया मजा? मतलब एक्चुअल में क्या हो जाता है, बस थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदल जाएगा ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। और गणित गणित तो इतनी आसान विषय है, बस आप समझिए और पढ़िए। चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल, और डाल लीजिए हेडिंग। पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, हेडिंग डाल लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ चंद बातें, क्योंकि हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते। क्या बात है सर, राइमिंग बन रही है। चलिए देखो, मजा आना चाहिए पढ़ने में, आ रहा है ना आपको? ये बता दो मेरे को, है ना? वो आ रहा है ना? बस कि मजा आता रहा ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी बहुत। एक चीज लिखी थी, कहाँ गई? कल कराऊंगा। हम्म,
चलो क्या है, एक आपका है ना सेमी सर्किल है, क्या है, ये एक सेमी सर्किल है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये आपका एक सेमी सर्किल है, ठीक है, अब बच्चा बोल रहा है 3D कब होगा। अब ये बताओ पहले कि अगला अगला शुक्रवार कब आएगा, मतलब शुक्रवार कब आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर पे आप जब बोलोगे ना क्या पूछ रहे हो सर, तो वही सेम प्रश्न की फीलिंग मेरे को आ रही है, 3D कब होगा। तो समझ लीजिएगा, मैं आंसर देना उचित भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो मैंने बोला कि अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम कितने समबाहु त्रिभुज आ सकते हैं। बताइए कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर आ सकते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज के एक अर्धवृत्त के अंदर कितने आपके समबाहु त्रिभुज आ सकते हैं, अगर ये सेंटर है। तो हम आपसे एक बात कहें, हाँ कहिए सर, कि भाई ऐसी बात है कि अगर आप एक समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हो, ये रहा, आपने ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया इस प्रकार, और आपने ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, और आपने ये एक बना दिया। तो अधिकतम आपके कितने समबाहु त्रिभुज आ सकते हैं, बोले 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक पूछा जा सकता है कि अर्धवृत्त में उपस्थित अधिकतम समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर हम कहें तो ये जो रेडियस है ना, वही आपकी इनकी क्या होती है, भुजा होती है। मजा आ रहा है, जो रेडियस होती है वही आपकी क्या होती है, भुजा होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनसाइड ए सेमी सर्किल, यानी कि किसी अर्धवृत्त के अंदर जो भी आपके त्रिभुज बन रहे हैं उनका एरिया होगा 3 गुना, क्योंकि 3 है √3a²/4, और a की जगह क्या हो जाता है, यहां पर r हो जाता है। मजा आ गया, पहली चीज तो ये क्लियर है भाई साहब, तो बहुत अच्छी बात है ना। अब चलते हैं आगे। इसी प्रकार हमने एक सेमी सर्किल और बनाया। अब उस सेमी सर्किल के अंदर उस सेमी सर्किल के अंदर ये आपका एक केंद्र है, और हमने क्या कह दिया, अच्छा ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना सेमी सर्किल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कब होगा, सोचो, मतलब पॉसिबिलिटी कब बन सकती है उसकी, बीच में तो नहीं घुसा सकता। अब उसकी पॉसिबिलिटी जब बनेगी जब होगा वो, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, और उसके अंदर मैं वृत्त एक वर्ग के दोनों कोने व्यास पर पड़ते हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि यह एक वर्ग है जिसके दोनों कोने आपके व्यास पर पड़ते हैं, इस तरह से, सही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये दोनों कोने हैं जो इसके व्यास पर पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, आपको बताना है इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर,
वर्ग का क्षेत्रफल कैसे करोगे बताओ? समझ में आ रहा है कि भाई मैंने आपके सामने एक अधिकतम स्क्वायर फंसा दिया इसके अंदर। अब बताइए आगे क्या कहानी है। बोले गुरुजी बात में तो दम है, कैसे करूंगा ये बताओ। बोले ऐसी बात है सर, जब कभी भी आप जानते हो कि यह आपका एक सेंटर है, तो सेंटर से अगर परिधि तक कोई लाइन लेकर जाओगे तो यह लाइन क्या कहलाएगी? अगर मैं इसको ए बोल देता हूं, अगर मैं इसको बी बोल देता हूं, अगर मैं इसको सी बोल देता हूं, इसको डी बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं, इसको एफ बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ओसी क्या हो जाएगा? सर ओसी इस आपकी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी, जैसा कि ये दे रखी है आर, जैसे कि ये दे रखी है आर। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। यानी कि ओ एफ और ओ ई आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये ओसी भी तो आपकी एक त्रिज्या हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है? साइड निकालनी है। क्यों? क्योंकि जब आपकी साइड निकल कर आएगी तभी तो आप एरिया निकाल पाओगे। तो मैंने साइड को मान लिया ए, मैंने साइड को क्या मान लिया? ए मान लिया। अगर ये साइड आपकी ए हो गई तो आप मुझे बताइए आपका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ओ बी क्या हो जाएगा? तो ओ बी आपका हो जाएगा r/2। क्या हो जाएगा सर? r/2। ये अगर r/2 है तो आप मुझे भुजा निकाल के बता सकते हैं क्या? सर एक तरीके से ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये आपका r/2 है, ये आपका r है और ये 90 डिग्री है, तो लंब कितना हो जाएगा? a। तो a हो जाएगा सर कर्ण का स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है अपने सामने √3r/2। कोई दिक्कत? ये कितना निकल कर आ रहा है? √3r/2। इन टर्म्स ऑफ आर निकालना था तो मैंने ए निकाल के दे दिया, तो हमारा जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? भुजा स्क्वायर आएगा। तो वो कितना होगा? √3r/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/4 आर स्क्वायर, 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3r²/4 हो जाएगा। क्लियर है माय डियर? चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपने सीखने को मिला भी होगा, ये गारंटी है। अगर मान के चलिए मैं आपके सामने इस तरह से बोल देता हूं, अगला कॉन्सेप्ट कि एक चतुर्थांश है। क्या है? एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब आप समझते हो ना कि आपका एक ऐसा हिस्सा जो वृत्त का चौथा हिस्सा हो, अर्धवृत्त का भी आधा। ये आपका एक चतुर्थांश है जिसमें आपका ये एक सेंटर है ओ, और आपकी ये क्या है? त्रिज्या हो जाएगी आर। अब मैंने कहा आपसे कि अगर इसके अंदर मैं एक स्क्वायर को प्लेस करता हूं, कर दिया प्लेस? ठीक है, मैंने इसके अंदर एक स्क्वायर को प्लेस कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि आपके सामने इस स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर इसकी साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताएं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? भाई सेशन को लाइक वाइक करते रहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप एक बेहतरीन चीज सीख रहे हैं। अरे इसमें माफ कीजिए, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई, इसको सही करो एक बार। यहां पर आपके सामने ये ओबी जो है ये तो इसका आधा है भाई। किसका? इसका आधा है, वर्ग का मध्य बिंदु है ना? हाँ, ये
वर्ग का मध्य बिंदु है, ये a/2 होगा, है ना, इसको सही लिख दो, सही कर दो। ये किसका मध्य बिंदु है? ये वर्ग का मध्य बिंदु है, तो वर्ग का मध्य बिंदु होगा तो ये a/2 होगा। ओके, ध्यान रखना, ये रेडियस नहीं है, ये वर्ग का मध्य बिंदु होगा। तो अगर वर्ग का मध्य बिंदु है तो रेडियस का रिलेशन निकालना है इससे, तो ये a/2 होगा, तो ये रेडियस का रिलेशन कितना आ जाएगा? a² प्लस a²/4, तो ये कितना हो जाएगा? 5a²/4। तो r² बराबर होगा ना ये, क्योंकि ये कर्ण है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? √5a/2। ठीक है, और आपको अगर एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा? जब a बराबर आपका निकल कर आ गया 2/√5r, तो भुजा स्क्वायर होता है ना एरिया, तो ये हो जाएगा 4/5r²। इसको नोट डाउन करो, है ना, ये a/2 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको सही कर लीजिए आप, है ना, एक बार। तो ये हो जाएगा 4/5r², ये आपके स्क्वायर का एरिया होगा। अचानक से दिमाग में आया मेरे, चलो अच्छी बात है, याद आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां देखा ना r है, a है, तो मैंने कहा यार पीछे मैंने r ले लिया लगता है। चलिए, तो ये देखिएगा, इसको कैसे करेंगे हल? सर आपकी ये त्रिज्या है और हम जानते हैं कि अगर आपके लिए ये a है तो ये भी a होगा, और ये भी a होगा, और ये भी a होगा। तो मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहता हूं कि आपका जो त्रिज्या होगी वह इसका डायमीटर होगा। हाँ या ना बोलते रहिए आप। सर यानी कि √2a जो है वह मेरी त्रिज्या के बराबर होगी। यस, तो √2a अगर आपकी रेडियस के बराबर है तो a बराबर कितना आ जाएगा? r/√2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर a² होता है, यानी कि r²/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? r²/2। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अच्छा लग रहा है डियर, तो लाइक करते रहिएगा, है ना। ये बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, पेपर में आ जाते हैं। अरे अचानक से क्या हुआ? ऐसा लगा ना, देखो है सही, यही चेंज हो रहा है बस, ऐसे जादू देखते रहो बस। अब डाल लीजिए हेडिंग क्वाड्रिलेटरल, हेडिंग डाल लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप हेडिंग डाल लीजिए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के, और उसकी हेडिंग है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या है? जब हम सिंपली इस चीज के बारे में बात करते हैं तो चतुर्भुज एक चीज ऐसी है जो चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होती है। अब चतुर्भुज चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होती है, ये भी आपका चतुर्भुज 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 है, ठीक है, ये भी आपका चतुर्भुज है, ये भी आपका चतुर्भुज है। ठीक है, तो इतने सारे आपके चतुर्भुज बन जाते हैं। ठीक है, ये आयत है या वर्ग है? सर ये आपका वर्ग है, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये आपका आयत है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है,
जिनको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये आपका कह सकते हैं कि भाई काइट है, पतंग, ठीक है। और यह आपका एक ट्रेपेजियम है जिसको हम बोलते हैं समलंब। यह आपका क्या है, समचतुर्भुज है जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो ये सारे चतुर्भुज हैं। अब इनमें एक खासियत है। बोले क्या है सर? बोले 4 भुजाओं से बने हुए हैं। क्या बात बताइए सर आपने। दूसरी बात, सबसे जरूरी चीज, 4 भुजाओं से बने हुए हैं और इनमें सभी आंतरिक कोणों का योग, चतुर्भुज अगर कोई भी ले लो तो सभी के आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना? अजीब बात। यस, तो ये सभी के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। क्लियर है भाई? लाइक वाइक कर दो अगर हाथ पाथ में तकलीफ आ रही, टेंशन नहीं है। तो सर क्या हम इनको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं? यस। और सर क्या अकेले किसी क्वाड्रिलेटरल का अस्तित्व नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई साहब। इनकी अलग अलग खास बात तो है ही, साथ के साथ क्वाड्रिलेटरल कहता है कि वी हैव, आई हैव ओन अस्तित्व। यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहता है कि अगर भाई तुम मेरा क्षेत्रफल निकालना चाहते हो ना तो फिर मेरे से बात करो, किसी और से बात आप क्यों करोगे? बोले ठीक है। बोले तुम कैसे दिखते हो? बोले मैं कुछ ऐसा दिखता हूं जिसकी शेप ना तो हमें पता है और ना कोई मेरे को ये कह सकता है कि तुम ये हो। बात समझ में आ रही है? बोले मैं ऐसा दिखता हूं, बस ये बोल देंगे भाई मैं चतुर्भुज हूं। ये बोलता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, बस 4 भुजाओं की आकृति है और यह आपका एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका नाम नहीं है कोई, समझ रहे ना मेरी बात? इसका कोई नाम नहीं है, ये बेनाम बादशाह है। तो क्वाड्रिलेटरल कहता है कि भाई वी हैव ओन 4 भुजाएं, यानी कि मेरी खुद की 4 भुजाएं हैं और ये मेरा एक विकर्ण है। विकर्ण तो हर चतुर्भुज का होता है, हर चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, ये बात भी संभव है। चलिए, तो अगर मैं इस चतुर्भुज को मान लेता हूं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है और आपका ये BD एक विकर्ण है। तो अगर इस चतुर्भुज का एरिया हमें निकालना हो तो वह एरिया क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जहां पर केवल क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात की जा रही है। अब कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है ये, ना कुछ और है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, जब इस तरह का एक चतुर्भुज बन जाता है तो एक लंब आपने इस पे डाल दिया, एक लंब आपने इस पे डाल दिया और इस लंब की कहानी इस तरह से थी कि बोले भाई साहब हमको दे दीजिए E और हमका दे दीजिए F। बोले ठीक है भाई ले लीजिए, और हम हैं परपेंडिकुलर। कहां हैं? परपेंडिकुलर, वाह, परपेंडिकुलर वाह। CF और AE ये आपके 2 परपेंडिकुलर हैं। चलिए क्लियर है भाई साहब? सर अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बोले कि मुझे कोई, क्वाड्रिलेटरल बोलता है कि मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं अलग से 1/2 डायगोनल का गुणनफल बनाऊं समचतुर्भुज की तरह। मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं आधार इंटू ऊंचाई बनाऊं पैरेललोग्राम की तरह। मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी बनाऊं। मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं 1/a² sin थीटा बनाऊं। मुझे अपना ओन क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 ही ट्राइंगल काफी हैं। अगर इनका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? 1/2, मेरा आधार सेम है और उसकी संगत ऊंचाई प्लस मेरा आधार सेम है उसकी संगत ऊंचाई, दोनों को जोड़ दूंगा। यानी कि इस तरह से आपके दोनों ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाता है। ठीक है, तो 1/2 BD आप कॉमन ले लो तो क्या आ गया? AE
प्लस सी एफ। लेकिन ये जालिम दुनिया ऐसी है कि इसको भी हमारा फॉर्मूला बना दिया, जबकि हम तो बहुत नेचुरल तरीके से ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे थे, लेकिन जालिम दुनिया ऐसी है कि हमका भी फॉर्मूला बना दिया। बोले क्या बना दिया? बोले 1/2 उसका कोई भी विकर्ण गुणा डाले गए लंबों का योग, उस पर डाले गए लंबों का योग। ये लो थामो इसको और रटो और पढ़ो इसको और फिर आंसर दो। क्यों? बच्चों को फॉर्मूला पसंद है। हाँ, तो ये मतलब उसके भी लिए फॉर्मूला बना दिया, जबकि क्या जरूरत थी बताओ? सिंपल सा है, 2 ट्राइंगल का एरिया जोड़ना है, लेकिन नहीं, हमको बदला चाहिए। क्या कर दिया भाई? ठीक है भाई साहब, तो यहां तक कॉन्सेप्ट बहुत मजा आ रहा है। अब ये हो गया था, इसने अपनी दावेदारी ठोक दी, बोले हमारा भी एरिया है, हम भी रहते हैं यहां पर। तो वो इंतजार कर रहे थे, कौन? ये लोग। बोले हमारा भी नंबर आई, बिल्कुल आई। ये दोनों तो हमने पढ़ लिए। पैरेललोग्राम कहता है कि बोले मेरा नंबर लगाइए, अब हम बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या खासियत है। बोले ठीक है भाई आ जाओ। तो पैरेललोग्राम की कहानी मेरी जुबानी कल सुनेंगे, ठीक है? अभी समय नहीं बचा है, फिर बीच में रुक जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना? चलिए, तो भैया वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन डाले हैं, हो जाए तो करो, नहीं हो जाए तो मैं कराऊंगा ही ना भाई, पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा, तो अभी करना मत, क्योंकि फिर मजा तब आएगा जब आप सीख के करोगे, ठीक है? चलो भाई ठीक है, कर लेना। दूसरी बात, कल के लिए तैयार रही है ना? आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल एनटीपीसी में परेशान करने वाले प्रश्नों को कराऊंगा, लेकिन ये आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप भी तो परेशान होगे, ठीक है भाई साहब? फ्राइडे को 4 बजे शाम को। सुबह तो क्लास होगी, सुबह तो अपना यही चलेगा, शाम को अलग से है ये क्लास। फिर शाम को 5 बजे ये 10 मिनट की क्लास होगी केवल, लेकिन इसमें जो चीज बताऊंगा ये मैथ नहीं जादू है, और वही सिखाऊंगा, ठीक है भाई साहब? चलिए, शनिवार की सुबह 11 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूलना निचोड़ के लिए। साथ के साथ अभी मैं 12:30 बजे एक इवेंट लेकर आ रहा हूं, और इवेंट में थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, और आप लोगों में से कौन वो हिंट सही करेगा उसके लिए खास बातचीत भी की जाएगी फिर उस बच्चे से। तो देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए खास तोहफा आ रहा है मेरी तरफ से, और ये फ्री है ना? एक बच्चे को मैंने ये अभी इवेंट बनाया, तो उस बच्चे पे उसके 6 कमेंट थे, सर हम बहुत गरीब हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं सर कि तोहफे के चक्कर में आप जाने क्या करेंगे, ये वो। देखो साइकोलॉजिकली कितना परेशान है बच्चा, अब वो पढ़ ही नहीं सकता है, बताओ, ठीक है ना? चलिए, तो सटीक एनालिसिस के लिए आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड करना डियर, जिससे कि मैं आपको बेहतरीन एनालिसिस करवा सकूं, ठीक है माय डियर? कैच द मैथ, ये सेशन कौन कौन लेता है, और नहीं लेते हो तो भाई साहब एग्जाम आपकी मतलब क्या कहते हैं उस तरह से आपको तैयारी कराने के लिए जरूरी है ये सेशन, ठीक है ना? ये बहुत जरूरी सेशन है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 18 फरवरी अनअकैडमी पर, मतलब डेली चलता है यार, रात को 8 बजे, ठीक है? कैच द मैथ सेशन होता है, कैच द मैथ मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर डेली कराता हूं, सभी स्टूडेंट इसको जरूर देखें। सभी स्टूडेंट का मतलब सभी स्टूडेंट, एक भी ऐसा बच्चा नहीं बचना चाहिए जो ना देखे। चलिए, तो कैच द मैथ 8 PM पर होता है, लगातार देखिए और बढ़िया देखिए, लिंक आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना? और साहिल 10 आपको कोड लगाकर बढ़िया तरीके से पढ़ना है और जुड़ना है मेरे साथ में। अनअकैडमी पर एसएससी एग्जाम में स्पेशल क्लास में जाना है, साहिल खंडेलवाल पर जाना है और फॉलो कर लेना है, ठीक है? और जब मेरी प्रोफाइल में चले जाओगे ना, तो उसके बाद स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर चले जाना। सी ऑल पर जाने के बाद 8 PM वाली क्लास देख लेना, कैच द मैथ, और फ्री प्लान के लिए साहिल 10 एज ए कोड लगा देना, ठीक है? तो आपको अनलॉक कर लेना है, बस फ्री है ये, है ना? ध्यान रखना।
पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिली, हाँ पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिली। चलिए, टारगेट सीएचएसएल और सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए कि मेरा जो कोर्स चल रहा है फाउंडेशन बैच टॉप लेवल पर है, जरूर ज्वाइन करिए, तभी आप पढ़ पाओगे, वरना देख देख के तो क्या पढ़ लोगे भाई। एसएससी सीएचएसएल टारगेट बैच में एडवांस मैथ स्टार्ट हो गया है, जरूर ज्वाइन करें। ये सभी एग्जाम यूं ही फोड़ दोगे आप। अच्छा पढ़ना जरूरी है, मैं आपको यही साबित कराना चाहता हूं। यहां टाइटल कुछ भी हो, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सिंगल क्वेश्चन आप बाहर निकाल के दिखा दीजिएगा। मैं आपसे यही कहता हूं बार बार, बस आप पढ़िए मन लगाकर, क्योंकि तभी तो आप जज कर पाओगे ना पेपर में कि क्या सीखा तुमने। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा, ये मेरा मामला, मतलब ये मेरा मानना है, ठीक है। चलिएगा, और सभी सब्जेक्ट मिलेंगी, साहिल 10 कोड लगाकर जुड़िए मेरे साथ में और बिना किसी दिक्कत के जुड़िए, ठीक है ना। और एसएससी एग्जाम में जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे। 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेंशन जाएगा ना पेंशन लेने भाई। एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का लीजिए और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर जुड़ जाइए, बस अप्लाई कर दो, बस मस्ती से पढ़ाई करो। किसी भी कैटेगरी में ले सकते हो साहिल 10 कोड लगाकर, लेकिन एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच चलेगा, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, ये आपका काम है शेयर करना। अभी मैं 12:30 बजे मिलूंगा, है ना, क्लियर है। सर जी आज एनालिसिस हुई, बिल्कुल हुई। अगर क्वेश्चन भेजी तो एनालिसिस हुई, अगर तुम क्वेश्चन ना भेजी तो कैसे एनालिसिस हुई भाई। चलिएगा, एक बच्चा कह रहा है गोलू कुमार, आप गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो। गरीब खुद का मजाक उड़ाता है, खुद को गरीब बोलकर, ये सबसे बड़ी दुविधा है गोलू कुमार। आप तुम गरीब हो, तुमने ये टाइटल बना दिया है, तो आपको अब जज ही ऐसे करेगा सामने वाला। आप क्यों दिखाते हो आप गरीब हो? आपके पास फोन है, आपके पास नेट है, आपके पास साहिल सर है, तब आप काहे के गरीब हो गए बताइए मेरे को। तो आपने आपको कांच में देखी और अपनी ताकतों को पहचानी। अगर भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, तो मेहनत भी दी है। तो अगर तुम जिंदगी भर यही रोते रहे कि तुम गरीब हो, तो ये समझ लीजिएगा कि कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा, क्योंकि हर बड़ा आदमी गरीब ही था, ठीक है। तो अभी तुम ये सोच के परेशान हुई कि तुम गरीब हुई, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई भाई, क्योंकि दिमाग ना काम करी, फिर तुम्हारा दिमाग सिर्फ गरीबी में लगी रही। मेहनत करी बाबू, ठीक है। चलिए, तो टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और मैं यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो काहे का आएगा, ठीक है। चलिएगा, टेक केयर, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए 12:30 बजे मिलते हैं। तोहफे के बारे में बताऊंगा, लेकिन तोहफा नहीं बताऊंगा। टेक केयर, लव यू ऑल।